जय हिंद साथियों, संडे क्यूएनए में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के कमेंट्स लेता हूं और उसका रिप्लाई करता हूं, और जिनके रिप्लाई नहीं कर पाता हूं उसके लिए पहले से ही माफ़ी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो कल वीडियो डाली थी वो भी 4 दिन के बाद डाली थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में भी जॉब ऐसी है कि टाइम नहीं मिल पाता। जो टाइम मिलता है उसमें आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो सभी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, उसके लिए पहले ही आप लोगों से दिल से सॉरी। तो चलिए लेते हैं आज का पहला कमेंट्स। और ये बोलते हैं प्रतीक श्रीवास्तव, बोलते हैं कि सर मेरे मामा जी आर्मी से रिटायर्ड हैं पर जॉब कर रहे हैं, मैं रिलेशन सर्टिफिकेट से ज्वाइन कर सकता हूं, मेरी हाइट 165 है, प्लीज़ रिप्लाई। शायद मेरे भाई ये कहना चाहते हैं कि क्या मामा जी के रिलेशन सर्टिफिकेट से मैं भर्ती हो सकता हूं। तो बताना चाहूँगा कि रिलेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उनको ही ऑथराइज होता है कि जिनके फादर या जिनके ब्रदर होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर थे, तो किसी का नहीं मिलता, सिर्फ फादर और ब्रदर का रिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसी बेस पे आप लोग भर्ती ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं सूरज जाकवाड, ये बोलते हैं सर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए आर्मी में। बिल्कुल ब्रो, हम खुद कहते हैं, हमने वीडियो बनाई लेकिन नहीं चल पाई, ज़्यादा वीडियो 4-5 हज़ार तक में ही रुक जाती हैं। तो हम खुद चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि कोरोना के कारण जो 2 साल से भर्तियां सही ढंग से हो नहीं पाई थी, या कहीं जगह तो भर्ती ही नहीं आई है। और टीए की भर्ती तो मतलब आंखें तरस गई है उसके नोटिफिकेशन के लिए, न टीए की भर्ती आई है। तो जो एज जा रही है, एज में ज़रूर छूट मिलनी चाहिए। ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि 2 साल से जब पूरा विश्व टफ है तो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, लेकिन भर्तियाँ आ नहीं रही है, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2 साल का हर एक ट्रेड में उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, हर किसी में। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं अमित सर सिपाही फार्मा के लिए 12th में कितने परसेंटेज मिनिमम होने चाहिए। ब्रो, सिपाही फार्मा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखिए, आपको उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपकी एजुकेशन, डी फार्मा की, आपका जो आप फार्मा कहाँ से करते हैं, कौन सी ऑथराइज है, पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछते हैं अरिजीत सिंह, सर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हमें आर्मी में पोस्ट अच्छी मिलती है, वैसे सब पोस्ट अच्छी हैं। बिल्कुल ब्रो, सही कह रहे हैं आप, सब पोस्टें अच्छी है और ग्रेजुएशन बेस पे आप भर्ती हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन का जो क्राइटेरिया मांगा जाता है वो मांगा जाता है आपका सोल्जर क्लर्क एसकेडी के लिए। जबकि सोल्जर क्लर्क भी आपको पता होगा कि वाई ग्रुप में आते हैं, यानी कि वही क्लर्क का पे स्केल है, वही एक ट्रेडमैन का पे स्केल है और वही एक जीडी वाले का पे स्केल है, लेकिन एजुकेशन का क्राइटेरिया सबसे हाई मांगा जाता है क्लर्क का। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका होता है आपका आर्मी एजुकेशन कोर का, जिसमें कि आप डायरेक्ट हवलदार भर्ती होते हैं। उसमें आफ्टर बीएड भी हो सकते हैं, चाहे आपका बीएड आर्ट्स या सोशल स्टडीज़ से हो, चाहे साइंस के हो, दोनों की एक अलग क्राइटेरिया है। आपको आई बटन पे देखना, वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं अमित ठाकुर, सर प्लीज़ राजपूताना रेजिमेंट और राजपूताना राइफल में डिफरेंस ब्रो, और ये भी कि प्रमोशन और अलाउंसेस को लेकर कौन सी रेजिमेंट अच्छी होती है, कोर या इन्फेंट्री। अगर आप बात करते हैं राजपूत रेजिमेंट और राजपूताना राइफल में, तो बता दूं कि आपको राजपूताना राइफल का जो सेंटर है वो है आपका दिल्ली में, और राजपूत रेजिमेंट का जो सेंटर है वो है आपका फतेहगढ़ में। तो दोनों ही इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट हैं, दोनों का अपना अलग वर्चस्व है, दोनों बहुत ही बहादुर, बहुत ही ज़बरदस्त रेजिमेंट हैं। तुलना इनकी करके, अपनी तुलना अगर परिवार में 2 भाई की तुलना कर दी जाए तो कुछ कुछ वैसा ही होगा, तो ये गलत है। दोनों ही बहुत बेहतरीन है। और रही बात अलाउंस और प्रमोशन की, तो जो इन्फेंट्री का प्रमोशन होता है वो डिपेंड होता है आपकी यूनिट पे, यानी कि आपकी यूनिट में जिस प्रकार एक पैटर्न बना रहता है कि इतने जीसीयूज, इतने एनसीयूज और इतने जवान होंगे या लासनायक नायक हवलदार होंगे, तो उसी प्रकार क्या होता है कि कोर का जो प्रमोशन होता है वो रिकॉर्ड प्रमोशन होता है। अब डिपेंड करता है यूनिट में वैकेंसीज कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन तेज भी होता है और थोड़ा कभी कभी और यूनिटों की अपेक्षा स्लो भी होता है। लेकिन जो कोर के प्रमोशन की बात करें तो उनका रिकॉर्ड प्रमोशन होता है। यहाँ वहाँ पूरे रिकॉर्ड की सीनियरिटी के आधार पर आप लोगों का प्रमोशन का चांस मिलता है। और रही बात अलाउंस की, तो इन्फेंट्री में जो सबसे ज़्यादा हाई अलाउंस वाली जो रेजिमेंट की अगर बात करूं तो वो है आपकी पैरा एसएफ कमांडो, क्योंकि उसमें जो आपका पे स्केल तो है ही है, प्लस आपको 17,300 पर मंथ आपको पैरा सोशल फोर्स अलाउंस मिलता है। और उसके बाद होता है आपका पैरा रेजिमेंट के, यानी कि पैरा ट्रूपर्स। एक पैरा रेजिमेंट की फोर्स है स्पेशल फोर्स, यानी कि कुछ यूनिटें हैं जो स्पेशल फोर्स हैं, बाकी पैरा ट्रूपर्स हैं।
तो जो पैरा उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है पैरा ट्रूपर्स का, उनका भी 6000 समथिंग है उनका अलाउंस जो होता है। तो उसके बाद में इन्फेंट्री में फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, कहाँ पर आप पोस्टेड हो। तो जगह के मुताबिक अलग अलग अलाउंसेज हैं, और इसको लेके एक वीडियो बनाऊंगा, मैं कहीं नोट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि सर सियाचिन का अलाउंस कितना मिलता है या काउंटर इंसर्जेंसी का अलाउंस क्या मिलता है। जल्द उसकी एक वीडियो लेके आऊँगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रोहित सिंह, सर एक रिक्रूट को ऑलिव ग्रीन आर्मी ड्रेस कब मिलती है? ब्रो इसके लिए भी ये रहता है कि जो आपके पहले ट्रेनिंग होती है, कई जगह क्या होता है कि बेसिक ट्रेनिंग के बाद में ऑलिव ग्रीन ड्रेस दे देते हैं, और कई जगह क्या होता है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग उसके बाद में आपकी एडवांस ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, और जब आपका रिक्रूटमेंट का पूरा टेस्ट हो जाता है 34 वीक का, उसके बाद आपको ऑलिव ग्रीन मिल जाती है। और कई जगह क्या होता है कि जब रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है उसके बाद जाके उसको ऑलिव ग्रीन मिलती है, फिर जाके उसकी ऑलिव ग्रीन में वो होती है, उसके बाद में कसम परेड होता है। तो उसका पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, किसी दिन आपको पूरा फुर्सत में बताऊंगा। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलते हैं मोहम्मद उस्मान, सर मैं बीएड करने के बाद हवलदार के लिए जा सकता हूं या नहीं? एज लिमिट क्या होती है? प्लीज सर मस्ट रिप्लाई। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एजुकेशन हवलदार में जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं बीएड करने वाले, वो आते हैं आपके एक्स ग्रुप में, और जो आर्ट के जो विद्यार्थी होते हैं वो आते हैं आपके वाई ग्रुप में। और जो दोनों, इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो है आपका 20 से 25 साल तक। और आपको एजुकेशन हवलदार की पूरी जानकारी आपको आई बटन में इस वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं पैरा कमांडो, सर एआरओ से पैरा में कैसे जाएं? पैरा की ट्रेनिंग कितने ईयर्स की होती है? मेरे भाई सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपके एआरओ में सोल्जर जीडी की वैकेंसी आए आप वहां के लिए ट्राई करें, और जब आपका फाइनल मेरिट बन जाता है तो आपसे अगर पैरा में भर्ती वैकेंसीज होती हैं तो आपके एआरओ में आपसे पूछते हैं कि क्या आप पैरा सोशल फोर्स में जाना चाहते हैं? आप बोलेंगे हाँ, तो एक आपका अलग से सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, आपके चिनअप्स होंगे, सिटअप होंगे, पुशअप होंगे, और आपका 5 मीटर सडल होगा। ये टेस्ट अगर आप पार कर जाते हैं तो आप पैरा रेजिमेंट की पैरा सोशल फोर्स में जा सकते हैं। और दूसरी रही पैरा रेजिमेंट की बात, तो पैरा रेजिमेंट में एज ए पैरा ट्रूपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड होता है पैरा की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन बोलते हैं एसके राहुल आलम, सर मैं फिजिकल में बहुत अच्छा हूँ पर पढ़ाई में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। मेरे सवाल आपसे ये है कि मैं सिर्फ फिजिकल में ही अच्छा, ऐसा कोई जॉब है आर्मी में कि कोई भी पोस्ट हो चलेगा? थैंक यू, लव यू सर। मेरे भाई अगर नीरज चोपड़ा का अगर आपको उदाहरण दूं तो आप लोगों को पता ही होगा कि नीरज चोपड़ा ने अपने जेवलिन थ्रो से पूरे भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया। और आपको बताना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा की जो एंट्री हुई है आर्मी में वो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हुई है। और आपने देखा होगा कि पढ़ाई तो आज के जीवन में पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग है तो आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू भी आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। जल्द एक वीडियो बनाऊंगा कि स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आप आर्मी में भर्ती कैसे हो सकते हैं, और इससे आप लोगों को प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धनस्वर का। ये बोलते हैं सर सोल्जर ट्रेड्समैन से सोल्जर जीडी में जा सकते हैं क्या? मेरे भाई इसका कोई जवाब कैसे दूं मैं आपको कि पहले आज से तकरीबन 20-25 साल पहले ऐसा होता था कि कई लोग ट्रेडमैन में भर्ती हो जाते थे, लेकिन पढ़े लिखे होते थे तो उन लोगों का ट्रेड चेंज कर दिया जाता था। तो आजकल ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है, लेकिन कहीं पर ऐसी कोई गाइडलाइन भी नहीं लिखी है कि नहीं हो सकता है या हो सकता है। तो ये डिपेंड होता है आपके यूनिट, बटालियंस और आपके कमांडिंग ऑफिसर पे। तो इसका बस मैं अभी इतना ही जवाब दे पाऊंगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं आयुष, बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद ब्रो। सर एजुकेशन हवलदार और कैटरिंग जेसीओस का एजुकेशन क्वालिफाइंग चाहिए, प्लीज बता दो सर। एजुकेशन हवलदार का ये आई बटन पे, और इसके बाद में आपका कैटरिंग जेसीओस का ये आई बटन पे, दोनों वीडियो है, पूरा कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर इस वीडियो में मैं आपको बताने लगूंगा दोनों का तो काफी लंबा हो जाएगा। आप आई बटन में वीडियो देखिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये बोलते हैं कुमार सिमंत, ये बोलते हैं सर सोल्जर जीडी से कितने दिन जॉब करने के बाद पैरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई जब आप इंडियन आर्मी में अगर भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद आप अंडर 3 ईयर की सर्विस तक आपको अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर्स को बोलना पड़ता है कि सर मैं पैरा से मैं जाना चाहता हूं। और पैरा की वैकेंसी आती रहती है यूनिटों में, तो फिर यूनिट क्या करती है कि आपका आकलन करती है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका मेंटल स्टैंडर्ड, सब चीज को जांच परखते हुए फिर जाके यूनिट आपको स्पेशल फोर्स यूनिट में भेजती है, जहां आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अगर आप ट्रेनिंग में अगर आप फिट हो गए तो आप उसी पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये होगी आफ्टर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी कि कैसे आप पैरा में जा सकते हैं।
दूसरा है आपका एआरओ में, जैसे अब आपके यहाँ सोल्जर जीडी की भर्ती आई तो आप जीडी के लिए अप्लाई कीजिए। फाइनल मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो आपसे पूछते हैं, अगर उसमें अगर आप बोलते हैं कि हाँ मुझे पैरासेप में जाना है तो आपका अलग से फिजिकल होगा, तो उससे भी आप जा सकते हैं। थर्ड है आपका रिलेशन भर्ती के थ्रू, अगर आपके ब्रदर या आपके फादर हैं तो भी आप पैरा रेजिमेंट में जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बोलते हैं तुषार, सर मैं आर्मी में जाके एथलेटिक्स खेलना चाहता हूँ, रनिंग पे कैसे होगा सिलेक्शन, फुल इंफॉर्मेशन बताना। मेरे भाई शायद जो मतलब कि ये गेम ऐसे होते हैं जिसमें कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, जैसे आपका रनिंग का हो गया, एथलेटिक का हो गया, बॉक्सिंग का हो गया, जेवलिन थ्रू का हो गया, जो जो इंडिविजुअल गेम होते हैं, आर्चरी का हो गया कि तीरंदाजी वाला है, इन लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलता है आगे बढ़ने का और आगे ग्रोथ करने का भी। कंपटीशन जो इनका होता है, खुद की परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो रहती है तो इनको इंडियन आर्मी में बहुत मान सम्मान, स्पेशल डाइट प्लस आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। इसके लिए जैसे आप इंडियन आर्मी में अगर आप भर्ती हो गए हैं तो यूनिट जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तब भी गेम्स वेम्स होते रहते हैं। तो जो आपका गेम्स है, चाहे आपका क्रॉस कंट्री हो, चाहे आपका मैराथन हो, चाहे आपका कोई भी इवेंट हो, आप गेम होते रहते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है तो यूनिट या रेजिमेंट आपको जरूर आगे आपको बढ़ने का पूरा अवसर देती है। अगला क्वेश्चन है विलीप दैट का। ये बोलते हैं सर रिलेशन भर्ती का नोटिफिकेशन भी बता दिया करो प्लीज, बहुत बच्चों की एज हो रही है, उनको हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल मेरे भाई, मैं वाकई में मुझे भी लगता है कि जो ये आपका जो रिलेशन वाली भर्ती है इसका अलग से नोटिफिकेशन आता है, मुझे इसमें भी अपडेट रहना पड़ेगा ताकि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर कर सकूं। अब अगला क्वेश्चन है अभिषेक शर्मा का। ये बोलते हैं सर आर्मी जीडी में भर्ती होने के बाद सीएमपी रेजिमेंट किसको मिलता है? तो सीएमपी के लिए क्या होता है कि एक हाइट का क्राइटेरिया अलग से फिक्स होता है, जिसमें कि आपकी हाइट होगी और उसका जो सीएमपी का होता है, सीएमपी में सोल्जर जीडी के थ्रू आप जा सकते हैं, सोल्जर क्लर्क के थ्रू आप जा सकते हैं, एज ए ट्रेडमेंट भी जा सकते हैं, लेकिन सीएमपी में हाइट का अलग महत्व रहता है। सीएमपी का वीडियो आई बटन पे आप देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक राय का। बोलते हैं सर आर्मी में इन्फेंट्री रेजिमेंट कैसे मिलता है? सर प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़, मैंने बहुत बार पूछा है पर आप रिप्लाई नहीं देते हैं सर जी। कमेंट्स प्लीज़। मेरे भाई सबसे पहले आपका रिप्लाई नहीं दे पाया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद मैं भी ऐसी जॉब में हूँ कि वाकई में टाइम की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, जिस कारण सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आ जाते हैं आपकी बात पे। तो आप बोल रहे हैं कि सर कि इन्फेंट्री रेजिमेंट में कैसे मिलता है? मेरे भाई सबसे पहले इन्फेंट्री रेजिमेंट के लिए आपको सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करना होता है। नहीं, जहाँ आप किसी भी ट्रेड से सकते हो, सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर क्लर्क, एसकेटी छोड़ के टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, ये वैरायटी, ये ट्रेड छोड़ के आप किसी भी ट्रेड से आप इन्फेंट्री में आ सकते हो। इन्फेंट्री में अगर सोल्जर जीडी की बात करूँ तो इन्फेंट्री की बनावट कुछ ऐसी है कि हर रेजिमेंट में एक रेशियो बना हुआ है कि इतने से इतने परसेंटेज तक इन लोगों का होता है, इतने से इतने परसेंटेज तक इस कास्ट का होता है। तो उस अकॉर्डिंग में आपको सोल्जर जीडी मिलता है। और अदरवाइज बहुत सारे रेजिमेंट में ऐसी है जिसमें ऑल इंडिया बेस पे भी भर्ती होती है। तो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं मृदुल सेकिया। सर इंडियन आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड से एनएसजी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में आप लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एज ए सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आप एनएसजी में जा सकते हैं। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल, किसी के थ्रू भी आप एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं। और एनएसजी कमांडो में जाने के लिए आपके यहाँ वैकेंसीज आती है, आपको वॉलेंटियर होना पड़ता है, और उसके बाद में आपको हरियाणा में मानेसर के पास में एनएसजी का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ की आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है। बेसिक ट्रेनिंग उसको पार करना होता है, तब जाके आपको एनएसजी कमांडो मिलती है। फिर उसकी आपकी एडवांस ट्रेनिंग चलती है, उसमें आपको बहुत सारे इवेंट करने के मौके मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का संडे क्यूएनए। कोशिश करिए कि आप लोगों का जो ऐसे क्वेश्चन लिए जो सबके लिए काम आए। और बहुत सारे बच्चे, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास मेस कीपर क्या होता है, यानी कई लोग मेस कीपर के बारे में जानते नहीं थे। तो मैंने पूरा वीडियो बनाया कि मेस कीपर क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एज का क्राइटेरिया होता है। तो उसमें भी कई लोग कमेंट देते सर आपने इसमें एज तो बताई नहीं। उसमें जो उसमें एज का क्राइटेरिया बताया था उसमें साफ लिखा है कि 17.5 to 23, यानी कि 17.5 से लेके 23 साल तक आप सोल्जर मेस कीपर के लिए ट्राई कर सकते हैं। और 8th पास से यही 2 ट्रेड हैं, हाउस कीपर और मेस कीपर, जिसके आधार पर आप जा सकते हैं। तो उस ट्रेड की पूरी जानकारी थी। अगर विदाउट स्किप के देखोगे तो आपको कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी आपकी, तो आपको पूरी वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो आज का ये क्यों नहीं था, आप लोगों ने कमेंट्स करने की कोशिश की है, और जिनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट।
नेक्स्ट जो आपके जो कमेंट्स होंगे उसके आधार पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे